आज की क्लास में लैंडिंग पेज ये वाला हम बनाना सीखेंगे। किस तरह से हम इसको जो है अपने पास बेस्ट प्रैक्टिस के साथ बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सेमेंटिक टैग्स यूज़ करेंगे। और लेआउट फ्लेक्स बॉक्स हमने पढ़ा था, उसके लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को सही तरह से किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं वही अपना एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, और हमारा जो फ़ोल्डर चलता हुआ आ रहा है उसी में ही। अब ये क्योंकि एक प्रोजेक्ट टाइप का होने वाला है, इसके लिए मैं एक अलग से डायरेक्टरी बना रहा हूँ प्रोजेक्ट्स। इन फ्यूचर अगर हम कोई दूसरे प्रोजेक्ट करेंगे वो भी इसी में आ जाएंगे। यहाँ पे मैं एक और पेज पे फोल्डर बना लेता हूँ लैंडिंग पेज के नाम से, ठीक है, क्योंकि ये लैंडिंग पेज होने वाला है। और इसके अंदर हम अपना वी एस कोड ओपन कर लेंगे। आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि आप पहले अपना बेसिक स्ट्रक्चर सेट करो। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कि आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर सेट करो, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनको पहले लेके आ जाओ। तो हमें पता है कि हमें एक ही पेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि लैंडिंग पेज ये है। उसके लिए हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल बना लेंगे। दूसरी चीज़, हम उसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल बना लेंगे, जिसके अंदर हम अपनी सी एस एस फाइल रखेंगे। एक हम उसके बाद इमेजेस भी हमें चाहिए होंगी, तो इमेजेस के लिए हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे। लेट से हम इसको एसेट बोलते हैं, एसेट्स, क्योंकि इमेजेस के अलावा मज़ीद एसेट्स भी हो सकते हैं, जैसे आइकन्स वगैरह। वो तो अभी हमने खैर नहीं सीखे हैं, बट इन फ्यूचर आएंगे। तो हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर हम एक और फोल्डर बना लेंगे इमेज का। अब जो भी हमारे प्रोजेक्ट में इमेज यूज़ हो रही होगी वो हम इस इमेज के फ़ोल्डर में ला के रख देंगे। तो अभी हम कोई इमेज, मैंने आप लोगों को बताया था, वैसे इस टेम्पलेट में सिंपल है, तो हमारे पास एक ही इमेज यूज़ हो रही है, ये वाली। अब इसको हम बाद में और भी इमेजेस हो सकती थी, बट फ़िलहाल के लिए मैं इसी को कार्ड इमेज को डाउनलोड करूँगा। मैंने बताया था आपको कि सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करोगे तो ये इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब इसको हमें वहीं अपने फ़ोल्डर में डाउनलोड करना है। तो उसके लिए मैं अपने फ़ोल्डर में जाऊँगा, और फोल्डर में आने के बाद प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने लैंडिंग पेज में एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर इस कार्ड को मैं कार्ड के नाम से, कार्ड इमेज के नाम से सेव कर लेता हूँ, कार्ड IMG और सेव। तो ये मेरी इमेज मेरे फोल्डर में सेव हो जाएगी, यहाँ पे आ गई। उसके बाद हम चलते हैं अपनी HTML पे। अब HTML में हम बेसिक बॉयलर प्लेट लगा लेंगे। और अब इस वेबसाइट का नाम है, इस लैंडिंग पेज पे जो है इसका नाम है ब्लॉग वेल। तो हम टाइटल दे देंगे इसको ब्लॉग वेल के नाम से, ठीक है। ये हमारी HTML हो गई। साथ के साथ हम अपनी CSS की फ़ाइल को भी लिंक कर लेंगे, स्टाइल लगा के, स्टाइल सॉरी लिंक में हम अपनी CSS की फ़ाइल को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद गो लाइव। अब अगेन हमें अभी गो लाइव नज़र नहीं आएगा, बट हम अपनी CSS फाइल को चेक करेंगे कि सही से अटैच हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, बॉडी में बैकग्राउंड दे के देखेंगे कि हमारी CSS फाइल अटैच हुई है। हाँ, हो गई है, मीन्स हमारी CSS फाइल वर्किंग में है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हम अपना स्ट्रक्चर समझते हैं वेबसाइट का। अब बेसिक हमने स्ट्रक्चर बना लिया, फोल्डर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर इमेजेस वगैरह हमने फाइल्स वगैरह बना ली। तो हमारे डिज़ाइन में एक हेडर है, उसके बाद एक हीरो सेक्शन है, फिर एक ग्रिड का सेक्शन है जिसके अंदर कार्ड्स बने हुए हैं, और एक लास्ट में फूटर है। तो अब इस हेडर के अंदर अगर आप लोग देखो तो दो एलिमेंट है, जो कि एक लोगो, दूसरी लिंक्स। तो अब ये जो हमारा हेडर है वो फुल विड्थ में बना हुआ है, मीन्स के इसका जो बैकग्राउंड है वो फुल विड्थ में है, लेकिन जो इसका कंटेंट है वो कम है जी। अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो इस वेबसाइट का 80% हम बोल सकते हैं, मे बी 80% और 70% हम इसका कंटेंट बोल सकते हैं। तो हमें जो अपना स्ट्रक्चर बनाना होगा वो कुछ इस तरह से बनाना होगा कि एक तो हम रखेंगे फुल विड्थ वाला बॉक्स, जो कि हमारा हेडर सेक्शन कुछ भी हो सकता है। और फिर उसके अंदर हमें एक और बॉक्स रखना होगा जिसकी हमें विड्थ को अपने पेरेंट के 80% सेट करना होगा। तो अब क्या होता है कि हम सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं, हेडर से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम बॉडी के अंदर, हमें पता है कि मेन हमारा जो भी कंटेंट होता है वो बॉडी के अंदर आता है। तो बॉडी के अंदर हम लिखेंगे हेडर, सिंपल, बस एक हेडर हमें चाहिए। अब मैंने बताया कि ये हेडर जो होने वाला है वो आपका फुल होने वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसके अंदर बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब जो इसका कंटेंट है वो हाफ स्क्रीन पे है,
लेट्स से कि मैं पहले इसके अंदर सिंपल से बनाता हूँ। अब इसमें अंदर मुझे 2 एलिमेंट चाहिए, तो मुझे कोई 2 एलिमेंट को सेपरेट करना होगा। आप लोग कल क्या कर रहे थे कि आप यूएल या एनएफ बना रहे थे, उसी के अंदर आप अपना ये लोगो भी रख रहे थे। तो उससे क्या होता है कि वो एक ही एलिमेंट बनता है, हेडर का एक ही चाइल्ड बनता है। लेकिन हमें हेडर के कितने चाइल्ड चाहिए? 2 चाइल्ड चाहिए, एक लोगो और एक लिंक। तो हम पहले हेडर में 2 चाइल्ड बनाएंगे। पहला हमारा होने वाला है डिव। डिव नहीं भी बनाओ तो मसला नहीं है, बट बेस्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पीछे बैकग्राउंड भी आता है, तो उसके लिए आपको डिव रिक्वायर्ड हो सकता है। तो आप डिव एक बना लो, और एक हमारा बनने वाला है नेव। अब ये जो डिव है ये हमारा हो जाएगा लोगो, और ये जो है वो हमारी हो जाएंगी नेव लिंक्स। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा एक हेडर है, उसके अंदर 2 चाइल्ड्स बन गए, एक डिव बन गया, एक नेव्स। इसके अंदर हमारा लोगो आ जाएगा और इसके अंदर हमारी लिंक्स आ जाएंगी। लोगो के लिए मोस्टली हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट्स में मल्टीपल पेजेस होते हैं। आप लेट्स से कि कॉन्टैक्ट के पेज पे हो, तो आप जब लोगो पे क्लिक करो तो आप उसके लैंडिंग पेज पे आ जाओ क्लिक के ऊपर। तो इसीलिए मोस्टली जो लोगो होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है और आप भी यही करोगे। आप अपना लोगो जो भी बनाओगे, भले वो इमेज हो या भले से वो टेक्स्ट हो, आप हमेशा एंकर टैग के अंदर अपना लोगो रखोगे। तो हम इसको बोलते हैं, इसका लोगो है ब्लॉग वेल डॉट। ठीक है, ये हमारा लोगो हो गया। अब इसकी, क्योंकि अब ये हमारे पास एक ही लिंक है, तो हम इसके अंदर स्लैश ऐसे भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन हमारे पास एक ही लिंक है तो इतना मसला नहीं है। हम इसी फाइल को इसके ऊपर अटैच कर रहे हैं, लोगो को इसी यही फाइल अटैच कर दी हमने इंडेक्स वाली। तो ये हमारा बन गया लोगो, और ये कुछ हमें इस तरह से नज़र आ रहा है इधर। अब इसके साथ हमारे पास दूसरी चीज़ नेव आएंगी। अब नेव के अंदर क्या है? लिस्ट है बेसिकली। वो आपके नेव लिंक्स की लिस्ट बनी हुई है फिग्मा में, 1 2 3 4 5 6 लिस्ट बनी हुई हैं, जिसमें 5 जो हैं लिंक्स हैं और एक बटन बना हुआ है। तो लिस्ट के लिए हमें पता है कि हम यू एल एल आईज वगैरह यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, मीन्स कि आप अब ब्लॉक भी पहले लिख सकते हो या कंपोज पहले लिख सकते हो, होम को बाद में भी लिख सकते हो। तो जहाँ सीक्वेंस नहीं होता वहाँ पे हम कौन सी लिस्ट यूज़ करते हैं? अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक यू एल बना लूँगा, और यू एल के अंदर मैं एक एल आई बनाऊँगा। एल आई के अंदर, अब क्योंकि हमें लिंक्स बनाने हैं तो हमें लाजमी एल आई के अंदर क्या रखना होगा? एक एंकर टैग रखना होगा, एंकर टैग, ताकि हम उसको लिंक कर सकें। अबाउट पे मैं क्लिक करूं तो मैं अबाउट पे जा सकूं। तो हमारी पहली लिंक जो है वो होम है। ठीक है, उसी तरह से हम इसी की कॉपी बना लेंगे, या आप एक शॉर्टकट होता है इसके अंदर, उसमें ये कि आप क्या कर सकते हो, आप लिखो यू एल, यू एल और उसके बाद ऐसे करके एल आई। अब एल आई के अंदर हमें कितने एल आई चाहिए? 6। तो आप लिखोगे स्टार साइन के साथ 6, और उसके अंदर दोबारा से ऐसे लिख के ए दबाओगे तो आपके यू एल के साथ एल आईज और विथ एंकर टैग सब कुछ अब बन के आ जाएंगे। तो एक टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं वी एस कोड के अंदर। इनसे क्या होता है कि आपकी जो है ना इम्प्रूव कोड की टाइम वो बढ़ जाती है, मीन्स कि आप जल्दी जल्दी चीज़ें करने लग जाते हो। तो आप इसमें अभी, क्योंकि हमारे पास लिंक नहीं है, तो फ़िलहाल हम हैश लगा देंगे ताकि ब्रेक ना हो। और एंकर टैग में पहली लिंक हम आने वाली है होम, और होम के बाद हमारा होने वाला है, होम के बाद हम आने वाला है अबाउट। अबाउट के बाद हमारे पास ब्लॉक्स, और तो हम ब्लॉक्स लिख लेंगे। ब्लॉक्स के बाद कंपोज, उसके बाद हमारा आ गया कॉन्टैक्ट। अब क्योंकि ये बटन है तो हम बटन को बटन भी बना सकते हैं, वरना इसी के अंदर हम अपना बटन भी बना सकते हैं एंकर टैग के अंदर, क्योंकि आखिर में है तो ये भी एक पेज ही ना, लॉगिन का पेज। तो हम कुछ इसके अंदर ऐसे बटन बना सकते हैं जिसके अंदर हम लिख सकते हैं लॉगिन। तो ये सिंपल सा छोटा सा कोड है बिल्कुल। एक हेडर, हेडर में 2 चाइल्ड नेव और एक डिव, और फिर नेव के अंदर उसका सब चाइल्ड यू एल और उसके सब चाइल्ड्स एल आईज। तो कुछ इस तरह से हमें हमारा स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, ये बटन भी आ गया, हमारी सारी लिंक्स भी आ गई, और ये लोगो भी आ गया। ये हो गया हमारा हेडर का स्ट्रक्चर रेडी। अब HTML में हम स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं। अब हमें इसकी डिज़ाइनिंग के लिए CSS में जाना होगा। अब CSS में सबसे पहला काम होता है, आप अपनी CSS को रीसेट करो। मैंने कल भी बताया था आपको। अभी देख रहे हो यहाँ पे साइड में एक्स्ट्रा स्पेस है ये इसके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ
वेबसाइट के अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ सीएसएस होती है जिसे हमें रीसेट करना होता है, मोस्टली पेडिंग मार्जिन ही होती है। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, इस यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करके आप इसमें लिखोगे पेडिंग 0, मार्जिन 0, ठीक है। एक और होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करके, अभी आप लोग इसको छोड़ दो, बाद में देखेंगे कि ये क्या होता है, लेकिन ये भी CSS रीसेट के अंदर आता है हमारे पास। तो ये 3 चीज़ें आ गई, इसको कमेंट भी दे सकते हैं हम ताकि हमारा कोड क्लीन रहे। CSS रीसेट, ठीक है। उसके बाद हमें अपना हेडर डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे कोर कमेंट लगाता हूँ हेडर, इसमें मेरी सारी हेडर की CSS आएगी। तो मैं यहाँ पे अब देखो मैंने कोई क्लास नहीं बनाई क्योंकि हमारी पूरी वेबसाइट में हेडर एक ही होने वाला है, ये तो कॉमन सेंस है। इस पूरे पेज के अंदर एक ही हेडर होगा, एक से ज़्यादा हेडर नहीं हो सकते। तो क्या मुझे इसके लिए क्लास बनाने की ज़रूरत है? मैं डायरेक्ट हेडर को भी कॉल कर सकता हूँ। क्लास में वहाँ पे बनाऊँगा जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, तो मैं डायरेक्ट हेडर को ही कॉल करूँगा, सिंपल। अब इस हेडर के अंदर सबसे पहले तो हमें बैकग्राउंड सेट करना है उसका। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम अपने फिग्मा में आएंगे और कंट्रोल दबा के जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करोगे ना आप, उस एलिमेंट की आपको यहाँ पे CSS जो भी डिज़ाइनिंग यूज़ हुई हुई होगी वो नज़र आ जाएगी। तो मैं इस हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे कलर कोड दे रहा है। अब ये कौन सा कोड है? हेक्सा कोड है ये, ठीक है। तो हमें हेडर के अंदर पहले एक बैकग्राउंड सेट करना होगा, बैकग्राउंड कलर हेक्सा कोड। क्या ये सही है? इसके साथ हैश आता है, तो आप हैश भी लगाओगे तो ये एक कलर बनेगा। अब अगेन वहाँ पे आपको लाइट कलर है तो मुश्किल ही नज़र आएगा, बट ये कि बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने। अब हमने पढ़ा था कल कि फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है, आपको डायमेंशंस एक ही डायरेक्शन के अंदर आपके एलिमेंट्स को सेट करके देता है। तो डिफ़ॉल्ट हमने जो टैग यूज़ किए हैं डिव और एन नेव, वो क्या हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसीलिए हमारा ये जो है वो नीचे से शुरू हो रहा है। और अब आप एक चीज़ नोट करो, CSS रीसेट करने के बाद जो जो स्पेस आ रही थी वो ख़त्म हो गई। हाँ, वो एलाइज वगैरह भी गायब हो गए। वो इसका रीज़न वही होता है कि हमने क्या करा है, बॉर्डर बॉक्स एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, उसके अलावा जो CSS रीसेट किए वो फिर ये कि उन चीज़ों से होता है। तो लेट्स सी के अगर मैं, ये उस वजह से भी हो सकता है, और दूसरा इसका रीज़न ये है कि आप जब CSS रीसेट कर देते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें अभी वो हैं डॉट्स, लेकिन वो अंदर की तरफ हैं, नज़र नहीं आएंगे ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, अब हमें पता है कि हमें एक एलिमेंट को यहाँ रखना है, दूसरे एलिमेंट को यहाँ रखना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सबसे पहले तो इसकी डायरेक्शन को एक्स एक्सिस में कर दूंगा। अभी कौन सी डायरेक्शन है? ये वाई एक्सिस है, वर्टिकल है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हम फ्लेक्स वैल्यू देते हैं। अब फ्लेक्स की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? रो होती है। तो वो उसको ऑटोमेटिक रो में शिफ्ट कर देगा। बुलेट्स से गए थे, ठीक है, वो बुलेट्स गायब नहीं हुए थे। बुलेट्स का गायब यूँ नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि ये जो है ना अंदर घुसे हुए होते हैं। आपके यहाँ पे साइड पे पेडिंग मार्जिन नहीं थी इसलिए नहीं होता। अब क्या होगा कि हमारे दोनों जो है ना रो डायरेक्शन के अंदर आ गए हैं, लेकिन अभी ये इस तरफ नहीं आ रहा, हमें लिंक्स इस तरफ चाहिए, इस कोने में। तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, अलाइनमेंट के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने कल पढ़ी थी। एक होता है वर्टिकल अलाइन करने के लिए और एक होता है हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए। तो अभी हम कौन सी अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं? मेन एक्सिस की जो भी डायरेक्शन है हम उसकी अलाइनमेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो मेन एक्सिस की हमारी डायरेक्शन है रो, तो हमें रोज वाइज सेट करने के लिए अभी यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करना होगा। प्रॉपर्टी जो हमने कल पढ़ी थी, तो मैं उसमें लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट। अब अगर मैं सेंटर कर दूंगा तो दोनों चीज़ें सेंटर आ जाएंगी, लेकिन मुझे सेंटर में तो नहीं चाहिए, मुझे एक उस तरफ और एक इस तरफ चाहिए। तो मैं इसको स्पेस बिटवीन कर सकता हूँ। तो अब ये मेरे एक इस तरफ आ जाएंगे, दूसरा मेरा लोगो इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो हमारे नीचे ऐसे ब्रेक हो रहे हैं, इस ब्रेक को हम सही भी कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन के अलावा दूसरे भी यूज़ कर सकते हो। इवनली यूज़ करोगे तो फिर वो थोड़ा सा साइडों से, हमने कल इसका अच्छा खासा डिफरेंस पढ़ा था, तो वो मैं अभी नहीं बता रहा, बस ये कि आप लोगों को पता है। इसी के साथ साथ अराउंड कर दोगे तो अराउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपको बिल्कुल उस डायरेक्शन में भी मिल रही है चीज़, लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि कभी आपकी स्क्रीन कैसी होगी तो हर उसके हिसाब से ये सही नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है, इसको जस्टिफाई बिटवीन, स्पेस बिटवीन ही रखना है ताकि ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहें। फिर हम स्पेसिंग के लिए दूसरी चीज़ें यूज़ करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने इन यूएल्स को सेट कर लेते हैं। अब क्योंकि यूएल के अंदर एलाइज जो होती हैं वो भी ब्लॉक आइटम्स होते हैं, तो या तो आप ऐसे करो कि एल आई डिस्प्ले
इनलाइन कर दो, तो आपके वो ऐसे सेट हो जाएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, यू एल को भी फ्लेक्स दे सकते हो। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, अब आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, बस आपका काम सही होना चाहिए। तो आपने फ्लेक्स दे दिया, फ्लेक्स से भी वो उसी डायरेक्शंस में चल रहे हैं। लेकिन अब ये क्योंकि बीच में स्पेस है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, गैप प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं और पेडिंग मार्जिन भी। लेकिन फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप गैप ही यूज़ करो। तो हम सिंपल, हमें कौन सा गैप चाहिए, कॉलम गैप चाहिए। तो हम, क्योंकि हमें रोज़ में नहीं चाहिए, हमें कॉलम्स के अंदर गैप चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 पिक्सल का देके देखते हैं। वैसे डिज़ाइन के हिसाब से देना होता है गैप वगैरह। तो ये थोड़ा थोड़ा गैप सब में आ गया है। अब यहाँ पे कितना गैप है अगर हम देखना चाहें तो, अच्छा इसमें क्या होता है कि किसी भी आइटम के आपको बराबर में देखना है ना कि कितना गैप है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल दबा के पहले उस आइटम पे क्लिक करोगे। अब लेट्स से कि मुझे कॉन्टेक्ट और कंपोज के बीच का डिफरेंस देखना है, तो मैं अल्टर दबाऊंगा और कंपोज पे लेके जाऊंगा, तो वो मुझे बता देगा 25 पिक्सल का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, तो आप इस तरह से 25 पिक्सल का दोनों के बीच में गैप रख सकते हो। तो हम यहाँ पे 10 पिक्सल की जगह क्या कर देंगे, 25 पिक्सल कर देंगे। तो ये अब हमारा फिग्मा जैसा हो जाएगा स्पेस। ठीक है, उसके बाद अब ये बुलेट्स जो आ रहे हैं उन्हें गायब करना होता है, तो इसके लिए एल आई, क्योंकि ये एल आई का पार्ट है, तो एल आई के पार्ट के अंदर हमें पता है कि हम एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लिस्ट स्टाइल करके। लिस्ट स्टाइल आप नन कर दोगे तो ये आपका बुलेट्स भी गायब हो जाएंगे। अब हमारा आधा से ज़्यादा काम हो गया, सिर्फ हमें क्या चाहिए, स्पेसिंग चाहिए। उसके दो तरीके हैं, या तो आप हेडर के अंदर पेडिंग दे दो 20 पिक्सल की, तो वो चारों तरफ से आ जाएगी। या फिर आप टॉप बॉटम से 10 पिक्सल रख लो, 20 पिक्सल रख लो, तो आपका हम अब जो हमारा है वो यहाँ से 20 पिक्सल हो गया, और ऊपर टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल हो गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से पूरा हेडर सेट हो रहा है। बट अगेन हमें जो सेट करना है वो किसके हिसाब से करना है, स्क्रीन की 80% के हिसाब से सेट करना है, ताकि हमें किसी भी स्क्रीन पे हम खोलें हमारा हेडर जो है वो 80% के हिसाब से खुले। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, बट ये कि अभी हमारे हेडर के दो चाइल्ड हैं, डिव और नेव। तो अगर मैं हेडर को 80% विड्थ दे देता हूँ, यहाँ से पेडिंग की जगह मैं इसको 80% विड्थ दे देता हूँ, और हमें पता है कि अगर हमें सेंटर करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन ऑटो का यूज़ करते हैं। वैसे तो आप फ्लेक्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ के लिए नहीं करना। मार्जिन ऑटो करोगे तो आपका ये सेंटर हो जाएगा। अब ये हमें बिल्कुल वही चीज़ मिल रही है जो फिग्मा के अंदर डिफाइंड है। फिग्मा में भी कुछ इतना ही स्पेस है साइडों से, और हमारे पास भी इतना ही स्पेस आ गया है। लेकिन इसमें एक इशू है, वो ये कि अभी तो वहाँ पे आपको कलरिंग नज़र नहीं आ रही। मैं इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ। अब देखो ये सही है बिल्कुल, लेकिन मसला क्या है इसके अंदर, फिग्मा में जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, मीन्स के जो ये बैकग्राउंड कलर है जो मैंने कॉपी किया था फिग्मा के अंदर, वो बिल्कुल इस कोने से इस कोने तक है। लेकिन हमारा सेंटर तो हो गया, लेकिन बैकग्राउंड कलर कहाँ तक आ रहा है, सिर्फ बीच में आ रहा है, जबकि हमें बैकग्राउंड कलर यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक हेडर के अंदर हेडर का चाइल्ड बनाना होगा डिव, जो कि हेडर का चाइल्ड तो है लेकिन हमारे लोगो का और नेव का पेरेंट होगा। हम कुछ इस तरह से कर देंगे। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसे है, मैंने लिखा हेडर, हेडर के अंदर डिव जो कि हमारा हेडर का चाइल्ड है, और इस डिव के अंदर मैं लिखूंगा लोगो और साथ के साथ नेव। तो अब हमारे जो लोगो और नेव के पेरेंट है वो ये डिव है, और इस डिव का पेरेंट क्या है, हेडर है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब अगर आप देखोगे ना तो हेडर को मैं विड्थ और ये हटा दूंगा, क्योंकि अब मुझे हेडर को फुल रखना है। मैं क्या करूँगा, मैं इस हेडर के अंदर जो डिव है ना उसको 80% कर दूंगा। समझ रहे हो, कुछ इस तरह से। अभी क्योंकि डिव हमने और भी जगह यूज़ की हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ विड्थ 80। इससे मुझे क्या याद रहेगा कि मेरी विड्थ 80% है और मार्जिन ऑटो है। अब ये मैंने क्लास क्यों बनाई है, क्योंकि देखो आगे चल के फिग्मा में हमारे पास ये जो कंटेंट बना हुआ है ना, ये भी 80% विड्थ पे बना हुआ है। तो क्या मैं इसके लिए दोबारा से एक अलग डिव बना के कॉल करूँगा, या सिंपल बस मैं वही क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी आगे चल के समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं हो। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो हेडर बनाया ना वो हेडर मेरा फुल विड्थ पे आ गया।
लेकिन ये डिव क्योंकि इसको फ्लेक्स वगैरह नहीं दिया हुआ था तो ये सेंटर में आ रहा है। तो इसको क्या करना होगा, अब जो हमने हेडर को प्रॉपर्टी दी थी ये वाली प्रॉपर्टी, वही चीज़ के लिए मैं एक और या तो क्लास बना सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने क्लास बना ली रो करके, और रो में ये मैंने दोनों चीज़ें पास कर दी। अब इस रो को मैं क्या करूँगा, इस डिफ को दे दूँगा रो, तो मेरे आइटम्स उसी तरह से सेट हो गए। लेकिन अभी भी सेंटर में नहीं आए क्योंकि मैंने सेंटर वाली क्लास इसको नहीं दी। तो मुझे ये जो विड्थ 80 वाली क्लास है वो भी इसके अंदर पास करनी होगी कुछ इस तरह से। तो अब मेरा बैकग्राउंड तो कोने से स्टार्ट हो रहा है लेकिन मेरा कंटेंट सेंटर में आ रहा है, 80% के अंदर अंदर आ रहा है। तो ये टेक्निक होती है जिसके आप अपने बैकग्राउंड को भी रख सकते हो, साथ के साथ अपने कंटेंट को सेंटर भी कर सकते हो। अब इसमें पेडिंग आपको लाजमी देनी होगी ज़ाहिर है, तो पेडिंग के लिए हम हेडर में ही दे देंगे सिर्फ वर्टिकल, हमें लेफ़्ट और राइट से पेडिंग नहीं चाहिए। तो हम कुछ ऐसे देंगे कि टॉप और बॉटम से ले लो। अब कितनी पेडिंग है, फिग्मा में जाएंगे देखेंगे कितना स्पेस है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद अल्ट दबा के ऊपर करूँगा तो मुझे बता रहा है 30 पिक्सल की पेडिंग है टॉप और बॉटम से। तो मैं टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से 0 पिक्सल कर दूंगा, क्योंकि लेफ़्ट और राइट से वो ऑलरेडी सेंटर है तो उसको अच्छा ज़्यादा हो रही है तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि फिग्मा में दूसरी स्क्रीन साइज़ होगी, यहाँ पे दूसरी स्क्रीन साइज़ है। बल्कि पेडिंग के लिए हमें REM यूज़ करना था, ठीक है। तो 1 पिक्सल की जगह मैं पेडिंग के लिए यूज़ कर लूँगा 1 REM। 1 REM कितना होता है, तो टॉप बॉटम से अभी 16 पिक्सल की हो गई, अभी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो हम इसको लेट से बोलते हैं 0.5। अभी हो जाएगी 8 पिक्सल की, टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल की हमारी पेडिंग मार्जिन आ गई। अब कंटेंट आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर वो रेड रखा हुआ है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा से यही वाला कलर क्लिक करके कॉपी करता हूँ और यहाँ रेड को रिप्लेस कर देता हूँ इससे। हाँ, कलर आप फिग्मा के हिसाब से सेट कर लेना, मैं अभी आपको दिखाने के लिए जो है ना दूसरा कलर रख रहा हूँ, स्काई ब्लू टाइप का। सही है, तो यहाँ तक सब क्लियर है, कोई सवाल है? क्लियर है। वैसे यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, ग्रे कलर आएगा। अब हमें एक काम और करना होगा, वो इनकी लाइंस को हटाना होगा। अब अजान हो जाए तो उसके बाद इसको यहीं से ही जो है ना कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है। तो इसके अंदर अभी हमें क्या करना है, पहली चीज़ ये कि इनके लिंक्स की जो अंडरलाइन है उसे गायब करना है। अब हमें पता है ये अंडरलाइन किसके टैग के ऊपर आती है, एंकर टैग पे आती है। तो हमें यहाँ पे अपनी CSS के अंदर एंकर टैग को कॉल करना होगा और उसकी अंडरलाइन को हटाना होगा। लेट्स से li के बाद मैं बोलता हूँ ए। और टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप अगर आप नन कर दोगे तो क्या होगा, आपकी अंडरलाइन गायब हो जाती है, गायब हो गई। और इसी के साथ साथ अब कलर वगैरह अगर आपको सेट करना है, अब आप लोगों को पता है कौन सा जो है यूज़ करते हो, उसके लिए आप कलर प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। अगेन वही मैं यूज़ करूँगा तो वहाँ पे आपको अभी नज़र नहीं आएगा, बट अगर आपको कोई भी कलर चाहिए आप फिग्मा में उस एलिमेंट पे क्लिक करो तो वो आपको यहाँ पे उसका कलर वगैरह हर चीज़ दिखाता है। अब ये कलर दिखा रहा है, कलर आप यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पे अपने पास रख सकते हो। कॉपी, उसके बाद इसको यहाँ पे हैश के साथ पेस्ट कर दोगे तो अब वो हमारे ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आप अपने पास चेंज कर लेना, मैंने इसलिए किया है क्योंकि प्रोजेक्टर पे नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, इस बटन को भी हमें डिज़ाइन करना है थोड़ा सा, तो इस बटन के लिए हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे। अब इस बटन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे नीचे। अच्छा, बटन हमारे पास नीचे और भी हो सकते हैं, तो हमें इसको यूनिकली कॉल करना होगा, जिसके लिए हम क्लास बना सकते हैं या फिर हम चाइल्ड सेलेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। पढ़े थे ना चाइल्ड सेलेक्टर। हम क्या बोलेंगे इसको, हेडर के अंदर जो बटन है, अब इसमें क्या होगा कि जो सिर्फ हेडर में बटन है ना, सिर्फ वही टारगेट होगा। अगर हम नीचे मेन के अंदर या सेक्शन के अंदर कोई भी बटन बना रहे हैं वो टारगेट नहीं होगा, सिर्फ हमारा हेडर वाला ही बटन टारगेट होगा। उसके अंदर मैं सबसे पहले दूंगा बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हमारा कुछ ब्राउन होने वाला है तो वहीं से कलर लेके आते हैं उसका। इस बटन पे क्लिक करके ये हमारा कलर कोड है। उसके बाद हैश और ये कलर पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमारा बटन ब्राउन हो गया। और उसी के साथ साथ हमें इसको टेक्स्ट भी कलर भी देना होगा। कलर हमारा होगा कितना, वाइट होगा, वाइट ही होगा। वैसे वहाँ पे कलर कोड्स भी ला सकते हैं हम अगेन दोबारा जाके। ये हमारा कलर कोड आ गया, वाइट का ही कलर कोड है ये। उसी के साथ साथ अब हम इसमें और क्या करना है, पेडिंग देनी है थोड़ी सी। तो लेट्स से कि पेडिंग में टॉप बॉटम से देता हूँ 10 पिक्सल की और लेफ़्ट और राइट से देता हूँ 20 पिक्सल की, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये, तो इसको 10 की जगह हम रखते हैं। असल में ये स्क्रीन भी छोटी है अभी हमें अच्छा, ये मैंने जूम इसलिए किया हुआ है ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए, बट फिर भी हमें टॉप बॉटम से जो है ना इसको सही करना होगा। टॉप बॉटम से हम कम करते हैं, 5 पिक्सल रखते हैं। और ठीक है, अभी इसकी शेप सही आ रही है। उसी के साथ साथ इसको बॉर्डर राउंड राउंड करना है हमें, तो उसके लिए हम करेंगे बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो ये हमारा ज़्यादा हो गया तो इसको हम 5 पिक्सल रखते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ फिग्मा से देख सकते हो। वैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे इसकी रेडियस प्रॉपर्टी भी दिखाता है। ये रहे 10 पिक्सल यूज़ किया हुआ है इन्होंने, कॉर्नर रेडियस। तो आप 10 पिक्सल रख लो इसको, जस्ट 5 की जगह। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अभी हमारा बटन नीचे की तरफ आ रहा है, लिंक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये लोगो भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो सेंट्रलाइज किया हुआ है ना हमने, वो हमने हॉरिजॉन्टली तो किया हुआ है, वर्टिकली इनको अलाइन नहीं किया हुआ। उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अलाइन आइटम्स होती है। अब हमें अलाइन आइटम्स भी देना होगा इसके साथ साथ, जो हमने जस्टिफाई कंटेंट दिया है ना उसी के साथ साथ हमें इसको अलाइन आइटम सेंटर भी देना होगा। उससे क्या होगा, लोगो और ये हमारा जो है ना एक सेंटर में आ जाएगा। अब ये क्यों नहीं आ रहा सेंटर में, क्योंकि ये अपना एक डिफ है, ये एक यूएल अलग से है। हमें उस यूएल को भी हमने फ्लेक्स किया था, तो हमें उस यूएल को भी क्या देना होगा, अलाइन आइटम सेंटर देना होगा। तो अब देख रहे हो हमारी बिल्कुल अलाइनमेंट परफेक्ट हो गई है, वो एक ही अलाइन के अंदर पूरा का पूरा हेडर हमारा बन रहा है। यहाँ तक कुछ भी मुश्किल नहीं था, सब कुछ आसान है। एक चीज़ है कि वो ये कि जो मैंने ये चाइल्ड बनाया है ना, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए क्लियर। देखो हेडर जो है ना हमारा, वही हमारा फुल विड्थ है यहाँ से यहाँ तक, जबकि ये जो डिव है ना जिसको हमने रो क्लास दी है, वो हमारी यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको कोई दूसरा कलर देके। हमने इसको 80% विड्थ दी हुई है ना, तो इसी के अंदर मैं बैकग्राउंड लगाता हूँ टेम्प्रेरी रेड कलर का, ताकि नज़र आए। अब देख रहे हो हेडर हमारा यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये जो हमारी रो वाली क्लास है ना वो 80% पे है। और सेंटर क्यों हुई है, क्योंकि मैंने इसको मार्जिन ऑटो दिया हुआ है, तो ये इसलिए सेंटर भी हुआ है।
ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लेआउट को 80% के ऊपर रख सकते हो। अब मेरी कोई भी स्क्रीन होगी ना, ये हमेशा 80% पे ही रहेगा। अब मैं देखो अभी से ये टेबलेट स्क्रीन पे हूँ, ये जब भी मेरा 80% है, मैं बड़ी स्क्रीन पे जा रहा हूँ, कितनी भी बड़ी मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ, ये मेरा हमेशा 80% है। अभी मेरी ये 1468 समथिंग है जब भी मेरा ये है। तो आप किसी भी स्क्रीन पे जाओगे, ये आपका हमेशा 80% रहेगा। अब आपको इसको हैंडल करना होगा, उसके लिए हम बाद में चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, अभी ये देख रहे हो आपस में मर्ज हो रहे हैं। अब ये मर्ज क्यों हो रहे हैं, कोई बता सकता है? क्या नहीं लगा हुआ? फ्लेक्स की वजह से तो डायरेक्शन ऐसे हो रही है इसकी। क्या नहीं किया? रैप नहीं किया हुआ मैंने। हमें इसको ब्रेक करना है, जैसे ही वो आपस में मिले हम ब्रेक कर दें। तो हम सेम चीज़ यहीं लगा सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं फ्लेक्स रैप। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है नो रैप, हम रैप कर सकते हैं इसको। तो अब क्या होगा, जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब ये अगेन बहुत बड़ा है, ये कि इसके लिए हमें फिर मीडिया क्यूरीज वगैरह पढ़नी होंगी। लेकिन ये कि एटलीस्ट अभी ये आपस में मर्ज नहीं हो रहे, छोटे हो रहे हैं। जी। कौन सी वाली को? इसको, हाँ। जो हमने यूएल लगाया आप उसको भी रैप कर सकते हो। इसको भी अगर आप फ्लेक्स रैप दोगे, फ्लेक्स रैप, अभी इसकी नो रैप हुई हुई है, आप रैप कर दो,